अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। हमें क्या उम्मीद थी कि कौन सी जमात किस जमात से अलहदगी इख्तियार करेगी और कौन सी जमात किस जमात से हाथ मिलाएगी। वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वही MQM है, वही JUIF है और वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन हर गुजरता दिन जिस अंदाज में खबरें दे रहा है, मायने खेज मुस्कुराहट के अलावा पाकिस्तान के सहाफ़ी और तबका फ़िक्र के लोग क्या कह सकते हैं। आज बड़ी दिलचस्प खबरें आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि वो JUIF से मिलने के लिए एक वफ्द लेके उनके पास जाएंगे और मुत्तहदा सूरत में अपोजिशन में बैठने की कोशिश करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अलहदगी इख्तियार कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी गुज़िश्ता रोज JUIF ने मुस्लिम लीग नून को भी अपोजिशन में बैठने की दावत दी थी। अब लगता यह है कि हर सियासी जमात की यह ख्वाहिश है कि अपोजिशन में बैठकर हुकूमत वक्त को तनकीद के नश्तरों से न सिर्फ ये कि जख्मी किया जाए बल्कि हुकूमत को न चलने दिया जाए। ऐसी सिचुएशन में खुद मुस्लिम लीग नून के लिए कितना मुश्किल होगा हुकूमत बनाना। पंजाब में सादा अक्सरियत की पोजीशन में तो वो आ चुके हैं, लेकिन विफाक में हुकूमत बनाने के लिए उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का साथ ज़रूर चाहिए होगा। दूसरी तरफ PTI के हवाले से खबरें ये आती रहीं कि विफाक में तो अपोजिशन में बैठ जाएंगे, लेकिन KPK में और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए एफर्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन मुमकिन तौर पर लगता यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना सकेगी। लेकिन अब इसमें बहुत से टेक्निकल सवालात हैं कि आया किस बुनियाद के ऊपर वो हुकूमत बना सकेंगे। इंतखाबी निशान मौजूद नहीं है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन अभी करवाए नहीं गए हैं। अगर MWM जैसी जमातों से मिलते हैं तो फिर मजहबी जमातों के साथ जो लेबल लगेगा, क्या उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान हो सकता है, या फिर मुल्क के वसीतर मफाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कड़वा घूंट भी पी लेगी। ये वो तमाम इशूज़ हैं जिसके ऊपर हमने आज प्रोग्राम में बात करनी है। और आज जो पैनल मेरे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये उन तमाम चीज़ों को कैटर करता है जो कि पिछले चंद रोज़ में हम देखते रहे, ना सिर्फ सियासी तौर पर, ना सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर, बल्कि सोशल मीडिया की स्क्रीन्स के ऊपर भी। तमाम पैनलिस्ट का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ सीनियर साफ़ी और तजियाकार मतीउल्लाह जान साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मती साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फरहान विक साहब, सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। सोशल मीडिया के हवाले से बड़ी डिबेट भी होती रही और बहुत कुछ होता रहा, बल्कि एक स्टेज के ऊपर तो सोशल मीडिया भी क्रैश कर गया और टेलीफोन मोबाइल्स भी क्रैश कर गए। तो वो भी जो एक डेवलपमेंट थी, उसका असर क्या पड़ा इलेक्शन के ऊपर, इस पूरी एक्सरसाइज का ये भी जरा इनसे पूछेंगे। इसके अलावा मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर परवेज संदेला साहब। ये भी भरपूर तरीके से पोर्ट्रे करते रहे जो कुछ ये अपनी आंखों से एज आई विटनेस देखते रहे, इनसे भी बात करेंगे। और इसके अलावा सलमान आबिद साहब मेरे साथ लाहौर से मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मती साहब, सर आगाज में आपसे करना चाहूंगी। सर, एक्सपेक्टेशंस, प्रेडिक्शंस और फिर नताइज, कितनी तब्दीली आपने देखी इन तमाम चीज़ों में और तीनों स्टेप्स में? देखिए, मेरे ख्याल में तज्ज़िये और प्रिडिक्शंस और एक्सपेक्टेशंस तो तब होती कि जब एक महज़्ज़ब मुल्क के अंदर ऐसे इंतखाबात हो रहे होते कि जिसमें तमाम सियासी जमातों को, तमाम उम्मीदवारों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही होती। और ये कुछ भी नहीं था। इलेक्शन से पहले हमने देखा कि बड़ी सियासी जमातों के जो कारकुन हैं PTI के ख़ास तौर पे उनको हाउंड किया जा रहा था और कागज़ात नामज़दगी जमा कराने के अमल में भी बहुत सी रुकावटें थी और बहुत सारे दूसरे मुकदमात थे, और जिसमें PTI के बहुत सारे कायदीन अंडरग्राउंड भी थे। और मैं ख़ास तौर पे इमरान खान के कहूँगा कि बड़ी तेज़ी में उनको चंद दिनों के अंदर ही उनको मुख्तलिफ़ मुकदमात में 10 साल कैद, 14 साल कैद सुनाई गई, 7 साल कैद भी सुनाई गई। तो ये सारे हालात के अंदर हमारे तज्ज़िये और हमारी प्रेडिक्शन ये ज़रूर थी कि इन हालात में जो भी इलेक्शंस होंगे वो मुनसिफाना या वो शफाफ नहीं होंगे, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे। और वही हुआ। हमने देखा जब इलेक्शन सिंबल ही चला गया एक बड़ी पार्टी से, तो फिर इलेक्शन वाले दिन भी। मगर मैं दाद देता हूँ पॉलिटिकल वर्कर्स को और एक्टिविस्ट को भी, जो भी तहरीक इंसाफ के, और मेरे ख्याल में उनके सियासी मुखालफिन भी इस बात को तस्लीम करेंगे कि पहली बार तारीख़ में वोटर ने बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी जाँफशानी के साथ बाहर निकल के अपनी पसंद के उम्मीदवार को, उनका इंतखाबी निशान ढूंढ कर, तलाश करके उनको वोट डाला है। तो ऐसे तमाम हालात में प्रेडिक्शन जो थी ओवरऑल तो वो दुरुस्त थी, मासिवाय उन चंद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के या उन चंद पॉलिटिकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या एक्टिविस्ट के जो ये न सिर्फ ये कि प्रेडिक्शन कर रहे थे कि शायद नून लीग या दूसरी जमातें बड़ी मेजॉरिटी ले जाएंगी, बल्कि वो बड़ी एक्टिवली वो एक किस्म का सोशल मीडिया कैंपेन्स भी चला रहे थे और सबके सब गलत साबित हुई। मती साहब, पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो जिस तरह नून लीग की एक्सपेक्टेशंस थी कि हमारा वज़ीर आज़म आएगा, पीपल्स पार्टी कहती हमारा वज़ीर आज़म आएगा, तो वो इस वक्त किस ग्राउंड पर खड़े हैं? मैं अगर परवेज साहब आपकी तरफ आऊँ,
सर, आप भरपूर तरीके से आप नून लीग के जलसों को भी कवर करते रहे, उनके ऊपर बात करते रहे सोशल मीडिया के ऊपर। सर, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी नून लीग की, आपकी खुद भी इंटरेक्शन होता रहा है उनके लीडरान के साथ, क्या आपको लगता है कि वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई? खुद NA 130 जहां से मियां नवाज शरीफ साहब जीते हैं, उसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, तो क्या ही अच्छा हो कि नून लीग भी ये कह दे इलेक्शन कमीशन से कि जी आप ट्रांसपेरेंटली अगर रिकाउंटिंग की तरफ चले जाएं या जरा इसको चेक करें, क्योंकि अगर हम इलेक्ट होकर उन्हीं हलकों से जाते हैं असेंबली में, तो बजाय इसके कि कोई जाली पार्लियामेंट कहे, आप जस्टिफाई कर दें कि ये हल्के और इनके नताइज दुरुस्त थे। जी परवेज साहब। जी बहुत 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 शुक्रिया। देखें, ये तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, और अगर ये चीज कह देनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखें, अगर ये चीज कहेंगे तो फिर गुजरांवाला, फिर फैसलाबाद, फिर इसी तरह शेखुपुरा, जो कि PMLN के गढ़ हैं, हो सकता है वहां से भी कोई अच्छी नवीद, कोई अच्छी खबर आ जाए। ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ऐसा होना भी चाहिए, और इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। ये जो सवालिया निशान हमारे जो बड़े भाई हैं, सीनियर अहमदुल्ला जज साहब उठा रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है। तमाम पार्टियों को लेवल प्ले फील्ड भी मिलने चाहिए, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि 75 साल के बाद भी हम लोग वहीं के वहीं खड़े हैं जहां पर खड़े थे। हम हर दफा कोशिश करते हैं, हम हर दफा लड़ाई लड़ते हैं, मतीउल्लाह साहब भी लड़ रहे हैं, मतलब कि अब बहुत सारे दूसरे लोग भी लड़ रहे हैं, लेकिन एंड पे रिजल्ट जो हमें मिला है ये बड़ा मायूस कुन है। और ये मैं तो किसी हद तक इस मुल्क की आवाम को भी कसूरवार ठहराता हूँ, और मुझे दुख और तकलीफ होता है कि अगर ये वाकई ही वोट डले हैं एक ऐसी जमात को जिसने पिछले 3.5 साल में जो कुछ दिया है वो मेरे ख्याल में आपके सामने है। इस मुल्क को जिसने एक दौरे हुकूमत था 3.5 जी साल जी में, उनके सबको पता मैं है उनकी सर। बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, देखें, बिल्कुल। जी, जी। अगर कोई 80 सीटें हैं या 90 सीटें हैं उनको दे रहे हैं, और उनके मुकाबले में मादरत के साथ मुझे जरा बताएं कि फैसलाबाद वालों को ना तो अरफा क्रीम टावर चाहिए, ना उनको IT की यूनिवर्सिटी चाहिए, ना उनको मेट्रो चाहिए, ना ऑरेंज लाइन चाहिए, ना उनको एक और मोटरवे चाहिए, और ना उनको रोजगार चाहिए। उनको क्या चाहिए? मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जुल्म का बदला चाहिए। एक इंसान के साथ जुल्म हुआ है बकौल उसके, और उससे बदला लेने के लिए वोट दें मुझे, ये उसका पूरा मंशूर है। और उस पर अगर वो वोट ढले हैं उस पर, अगर किसी और ने नहीं डलवाया या वहां पर कुछ और नहीं हुआ, तो फिर मैं तो नहीं, लेकिन इस देखिए कौम ना की हालत परवेज, पर इसमें ड्यू रिस्पेक्ट में मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाती हूँ। ये जो बात मतीउल्ला साहब ने की कि जो बैक टू बैक डिसीजंस आए, सजाएं आई, उससे एक सिंपैथी का एलिमेंट तो PTI के हक में गया ना। अगर वो टाइमिंग थोड़ी सी आगे कर दी जाती तो PTI को कंटेस्ट करने दिया जाता। वो हालात ही ऐसे पैदा कर दिए गए कि लगा कि बड़ी मजलूम जमात है। सलमान आबिद साहब, सर, ये जो सिंपैथी का वोट था, एक तो हमने ट्रांसमिशन में इस पर डिबेट जरूर की, क्या आपको लगता है कि PTI के हवाले से जो एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि अभी भी नताइज काफी तब्दील हो रहे हैं, ऑन चौधरी साहब की जो निश्चित है उसका फैसला वापस हो गया है, फिर सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो इस पे बड़ा फोर्सफुली इस चीज को लेके भी चल रहे हैं, फिर यास्मीन राशिद साहिबा का हल्का है, फिर इस्लामाबाद में अली बुखारी साहब वो भी इस केस को लीगली लेके चल रहे हैं। तो ये तो लग रहा है कि कुछ सीटें वापस PTI के पास जा सकती हैं। देखिए, बात यह है कि इंतखाबात जो हैं वो अमूमी तौर पे मसाइल का हल होते हैं, और हम इंतखाबात से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पाकिस्तान के जो क्राइसिस हैं उसका कोई रेजोल्यूशन पेश करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इलेक्शन जो है वो मसाइल का हल पेश करने की बजाय मज़ीद नए मसाइल पैदा कर देते हैं। और मतीउल्लाह जान ने बिल्कुल ठीक बात की है कि इस इंतखाबात ने भी कुछ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा कर दी है। ठीक ही बात करते हैं, सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये आ गई है कि जो भी हुकूमत बनेगी, जी मैं कह रहा हूँ, जो भी हुकूमत बनेगी उसके पास एक सबसे बड़ा बैगेज इस इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी का होगा। और ये पाकिस्तान के अंदर भी बहस है, और ये पाकिस्तान से बाहर भी इंटरनेशनल मीडिया पे बहस हो रही है। ये बात बिल्कुल बजा है कि तहरीक इंसाफ की, देखिए, उससे सिर्फ हमदर्दी का वोट नहीं है, ये पहले तो मानना पड़ेगा ना कि तहरीक इंसाफ का वोटर भी है, जिसका हम मजाक उड़ाते रहे सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के, और ये कहते रहे कि ये सोशल मीडिया के लोग हैं, ये पोलिंग स्टेशन तक नहीं जाएंगे। लोग गए हैं ना मुश्किल हालात में, जो मतीउल्लाह कह रहा है। तो अगर वो लोग गए हैं तो हमें उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। बाकी उन्होंने किसके कहने पे वोट दिया और क्यों वोट दिया, क्यों नहीं वोट दिया, ये वोटर का राइट है, और उस राइट को एक्सेप्ट करना चाहिए। दुनिया भर में जमहूरियत का अंदर जो है पीपल्स का जो मैंडेट होता है उसको तस्लीम करते हैं, उसकी क्वालिटी को नहीं चेक करते कि जनाब ये क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, नहीं है। वरना तो आप देखिए ना, या हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में से बाज ऐसे लोग जीत जाते हैं जो हम समझते हैं कि बहुत बुरे हैं, लेकिन लोगों ने उनको मुंतखब किया होता है। जमहूरियत के अंदर जो है वो आप क्वालिटी नहीं गिना करते, आप नंबर गिना करते हैं। तो अब जब लोगों ने उनको वोट दिया है तो उसको ओन करें और उसको तस्लीम करें। बाकी क्रिटिसिज्म अपनी जगह, लेकिन अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि ये इलेक्शन तो हो गया है, अब इस इलेक्शन के बाद जो इंतखाबात के बाद का मंजरनामा है
जिसमें हुकूमत बननी है, उसमें हमें जरा सीरियस क्राइसिस नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी के पास वाज़ेह मैंडेट नहीं है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि सारा बोझ जो है वो PMLN के ऊपर पड़ गया है। यानी पीपल्स पार्टी कहती है कि हम आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें ले लेंगे, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी यही तो मैं कह रहा हूं कि हुकूमत की जो मुश्किलात है उसका वो पार्टनर बनने के लिए तैयार नहीं है। और इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पे PMLN अकेली जाती है हुकूमत बनने के लिए, और जिस किस्म के इस वक्त इकोनॉमी के क्राइसिस हैं, जो IMF के साथ एक नया माहिदा होना है, उसके नतीजे पे जो अवाम पर नजला गिरेगा, तो वो याद रखिएगा तो जा नहीं सकते ना, पार्टी को मिलाना तो पड़ेगा। मैं वापस सलमान साहब आपकी तरफ आती हूँ। नहीं, अकेले से मुराद अकेले फैसले करने पड़ेंगे। बिल्कुल सर, PDM पार्ट 2 हमें बनता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक स्टेप पीछे ले लिया है। फरहान साहब, सर आपने एक चीज जो सोशल मीडिया पर इलेक्शन की फौरी बाद उठाई थी, उसके ऊपर बात होनी बड़ी जरूरी है। ये जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर तकरीबन PTI कह रही है कि 180 नशिस्तें हमने जीती, हमें तो किसी पार्टी के साथ जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन NA 45 के ऊपर आपने कुछ डिबेट की, और आप क्योंकि खुद भी इस पार्टी के साथ काम करते हैं, आपने कहा कि मैनिपुलेट किया गया फॉर्म 45 को। लेकिन किसी भी जगह के ऊपर जो वहां के उम्मीदवारान हैं वो ओपोनेंट्स के सामने वो नहीं ला पा रहे, अगर तो नताइज कुछ और थे। एक तो ये कि क्या आपको लगता है कि इतनी टेम्परिंग करने की कोशिश की गई होगी, या वाकई कुछ जगहों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बाजी ली है? और दूसरा, सोशल मीडिया पे जो डिबेट चल रही थी, आपको लगा कि उसका नतीजा बैलेट बॉक्सेस में वोट की सूरत में आया है? जी देखें, जहाँ तक तो आप सोशल मीडिया का जिक्र कर रही हैं, अभी सलमान आबिद साहब ने बात की, अगर आज आप आज भी किसी भी ट्विटर या किसी दूसरे तीसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर बाकायदा ट्विटर पर पोलिंग करवाते हैं, तो उसमें ज़्यादातर रिजल्ट यही निकलता है कि तहरीक इंसाफ को 96% वोट मिले और बाकी जमातों को 4% वोट मिले। लेकिन जो इंतखाबात का रिजल्ट है वो किसी भी तरीके से ये शो नहीं करता कि आपको तहरीक इंसाफ को 96% वोट मिले हैं। हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि तहरीक इंसाफ ने सिंध में ग्राउंड लूज किया, उनका एक भी वहां पर कौमी असम्बली का उम्मीदवार नहीं जीता। बलोचिस्तान में उन्होंने ग्राउंड लूज किया है, पंजाब में उन्होंने ग्राउंड लूज किया। अगर उन्होंने कहीं वो अपनी पुरानी ग्राउंड कायम रखी है तो वो खैबर पख्तूनख्वा में रखी है, और वो आइडियली उसी सिचुएशन में चले गए हैं जहां पर वो 2013 के इंतखाबात में मौजूद थे। जहां तक फॉर्म 45 का ताल्लुक है, देखिए रिगिंग की एलिगेशंस हैं या नहीं, वो एक साइड पर डिबेट है। हमने तो वो प्रूफ देखना है जो कि हमारी आंखों के सामने प्रेजेंट किया गया है। कल मैंने एक वीडियो डाली, मेजर ताहिर सादिक साहब ने खुद अपने अकाउंट से ट्वीट किया कि हमारे हल्के के ये फॉर्म 45 हैं, उनमें ना प्रिजाइडिंग अफसर्स के सिग्नेचर्स थे, ना उनके CNICs थे, ना उनके थंब प्रिंट्स थे। फिर तहरीक इंसाफ के कराची के ये एक उम्मीदवार है दवा खान, जो मुस्तफा कमाल के मुकाबले पे खड़े हुए, उन्होंने खुद एक वीडियो डाली। उस वीडियो में हमने देखा कि उसमें कई जगहों पर सिर्फ नंबर्स लिखे थे, किसी का सिग्नेचर, किसी का नाम, किसी का CNIC मौजूद नहीं। इसी तरह ये उस्मान डार साहब का जो हल्का है उसके भी फॉर्म 45 हमने देखे। तो देखिए, अगर आप रिगिंग एलिगेशंस कर रहे हैं तो इसके लिए आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। लेकिन जो फॉर्म 45 आप प्रेजेंट कर रहे हैं उनके ऊपर जब ये चीजें मौजूद ही नहीं, थंबप्रिंट्स ही नहीं, सिग्नेचर्स ही नहीं, CNIC नंबर्स ही नहीं, तो आप कैसे इसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर सकते हैं? तो ये जो एविडेंस है वो कुछ और बोलते हैं। और जहां तक आपने 180 सीटों की बात की, मैं आप चूंकि शो करती हैं और तहरीक इंसाफ के मेहमान बुलाती रहती है, मैं आपको गुजारिश करूंगा भी मेहमान बुलाती हूं, ऐसी बात जी, नहीं आप तहरीक इंसाफ के जब भी मेहमान बुलाएं, आप उनसे एक सवाल करें कि नून लीग पूरे पाकिस्तान में कौन सी एक सीट ऐसी है जो खुद जीती है? ठीक है, जीती है, जो खुद जीती है आपके मुताबिक, जिस पे PTI एग्री कर जाए कि जी ये वाली सीट जो सी है मुस्लिम लीग नून ने जीती है और तहरीक इंसाफ इस पे हारी है। अगर वो आपको एक सीट बता दे, यानी वो हर जगह कह रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट खड़ा हुआ है, अगर वो आपको एक सीट बता दे, आप मुझे गर्दन से पकड़ लेंगे जी तुम ये गलत बात कर रहे हो, तो वो तो किसी एक सीट पर भी मानने को राजी नहीं। और उनका ये एक चीज पुरानी रही है, 2013 में भी नजर आई, 2018 में भी नजर आई, 2024 में भी नजर आई, और अगर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो 2029 में भी उन्होंने यही काम करना। वैसे सर, ये वैसे PTI की तो आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे ना नून की, लेकिन ये वैसे बात सही है कि ना खुद खेलेंगे ना किसी और को खेलने देंगे। अब वो कह तो रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे, लेकिन आपको भी पता है कि अगर वुकला की ये पूरी फौज पार्लियामेंट में जाएगी तो फिर पार्लियामेंट का जो पूरा एक सिस्टम है उसको कैसे चलने देंगे? अमीन गंडापुर साहब को नॉमिनेट किया गया है CM KPK के तौर पर, उनकी परसेप्शन, उनकी क्रेडिबिलिटी सबको पता है, लेकिन ऐसी कंट्रोवर्सीज PTI खुद क्रिएट कर रही है। तो आपको लगता है कि ये पार्लियामेंट पहले तो बन जाए, यही बड़ी बात है, और जब बन गई तो सस्टेन भी करेगी? जी, आप मुझसे मैं आपसे पूछ रही हूँ। बात यह है कि लोगों ने अपना फैसला सुना दिया, ठीक है, वोट के जरिए। सर आपके ख्याल में लोगों ने सुनाया ये फैसला? बिल्कुल, बड़ी तादाद में लोगों ने सुनाया है, क्योंकि आई एम श्योर अगर लोगों ने ना सुनाया होता तो जैसा भी है, जितना भी फैसला पहुंच गया वहाँ तक, मेरे ख्याल में इसमें भी काफ़ी कमी बेशी हुई होगी, और जैसा कि इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, तो उस फैसले का तो एहतराम करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में चाहे वो उस्मान बुज़दार था,
चाहे वो अली अमीन गंडापुर है। इसमें एक छोटा सवाल, फिर ये पहले से कैसे प्रेडिक्शन हो रही थी कि किसी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिलेगी? मतलब सिचुएशन तो वही है। उसकी वजह ऑब्वियस थी कि एस्टैब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा किरदार था, रोल था इसके अंदर। 2018 में भी था तो 2024 में भी था। तो इस वजह से जब भी इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है तो कोशिश यही होती है कि एक ऐसी हंग पार्लियामेंट हो जिसमें कोई पॉपुलर लीडर प्राइम मिनिस्टर ना बन सके और कोई पॉपुलर जमात जो है 2/3 अक्सरियत ना ले सके। तो ये तो जब भी इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करेगी तो ये कोई प्रेडिक्शन वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है कि ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी पॉपुलर पार्टी या पॉपुलर लीडरशिप जो है वो सिविलियन क़यादत संभाले, क्योंकि फिर उनके अपने मसाइल हैं, फिर अपने एहतसाब का सिलसिला शुरू है जो वो किसी सूरत में इसकी इजाज़त नहीं देते। ये तो एक अलग बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक अली अमीन गंडापुर का ताल्लुक है, ये बिल्कुल इस जमात का राइट है KPK में कि वो जिसको भी नामजद करें। इसमें कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे हम कोई सवाल नहीं उठा सकते। और हाँ, हम ये कह सकते हैं अखलाकी तौर पे उनका पास्ट कंडक्ट हमें डिस्कस करना चाहिए और ये लोगों का जानने का हक है कि जो वज़ीर आला आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा में उसका पास्ट कंडक्ट क्या है। मगर ये कहना कि उनको वज़ीर आला नहीं लगाना चाहिए और ये कानूनी तौर पे गलत है, ये बात सही नहीं है। उस्मान बुज़दार को भी जो लगाया गया दुरुस्त लगाया गया, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब थे और वो जिसको मेरे ख्याल में वो कानूनी और आइनी तौर पर दुरुस्त था। अच्छा। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि वो एक मेजॉरिटी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने फैसला कर लिया, मेजॉरिटी पार्टी ने लगा दिया उसको। बहुत सारे फैसलों से आप एग्री नहीं करते, मगर अगर आप फोकस कॉन्स्टिट्यूशन और कानून और आइन के ऊपर रखेंगे तो आपके बहुत सारे जो बाइसेस हैं, जो आप कह रहे हैं ठीक था, वो मोरली उनकी पोजीशन जस्टिफाई होती थी नहीं होती थी। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा क्विकली, मैं बात जरूर कहना चाहूँगा कि अवाम का फैसला कभी गलत नहीं होता। वो कहते हैं ना, ज़माने को बुरा मत कहो। हम बदकिस्मती से चंद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की ये एक मेंटालिटी बन चुकी है, ये माइंडसेट बन चुकी है कि वो समझते हैं कि अवाम डंडे की कौम है, अवाम को आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, अवाम को जो है कीबोर्ड्स के ऊपर बैठ के उनके माइंड चेंज किए जा सकते हैं। वो अवाम को जो है वो समझते हैं कि इनको मोल्ड किया जा सकता है, क्योंकि अगर वो ये दावे नहीं करेंगे तो कीबोर्ड के ऊपर बैठ के वो अपनी तनख्वाहें कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा एक गलत माइंडसेट है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से कि अवाम ऐसे, अवाम वैसे। जैसे डिक्टेटर कहते हैं ना कि ये अवाम डंडे की है, तो अवाम के बारे में हमें इस तरह की राय नहीं देनी चाहिए। लीडर जो हैं उनके ऊपर तनकीद करें, अवाम के ऊपर तनकीद करने का यहाँ बैठ के हमारे पास कोई हक नहीं, हमने अवाम को दिया क्या है। चले, मैं परवेज साहब, सर आप एक तो ये कि कोई पॉइंट आप एड्रेस करना चाह रहे थे, दूसरा अगर आपको याद हो परवेज साहब, इलेक्शन के दिन नवाज शरीफ साहब ने हल्के में जब वोट डाला था उन चौधरी साहब के, तो उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था। उन्होंने कहा था कि खुदारा ये जुल्म ना करें कि मखलूत हुकूमत की तरफ जाएं, अवाम किसी भी पार्टी को मैंडेट दें लेकिन उसको एटलीस्ट सिंपल मेजोरिटी दें। तो आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब को उसी वक्त फील महसूस हो गई थी कि ये जो कुछ होने जा रहा है उसके नताइज इसी किस्म के होंगे? बिल्कुल जी। अब यहाँ पे तो अवाम के बारे में कोई बात करने से मना किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर है आजकल अमतीउल्लाह भाई हमारे हैं वो बिल्कुल ही एक ही साइड लेके चल रहे हैं। तो उनकी यहाँ पर कोई अगर हम जसारत कर देंगे तो वो भी उनके ख्याल में सोशल मीडिया के बाद तो गुंजाइश नहीं है। अवाम सर मतीउल्लाह भाईजान आप सीनियर हैं, आपसे आप बात कंप्लीट कर लें, मैं बस आपका टेक लेती हूं बात कर लें। जी तो वो अवाम बिल्कुल है जी, हमें क्या, मैं तो ये तो कह रहा हूँ, बल्कि अगर देखें ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो जा रही है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जाहिर है पीएम ने हुकूमत बना रही है, ये उनका फैसला है, होना चाहिए। लेकिन इस अवाम का जो इलाज है ना, वो जो जिनको वोट दिए हैं वाकई उनको होना चाहिए था। जिनकी 180 सीटें हैं ना, जिस मीडिया ने 100 सीटें बनाकर दी थी, और मेरे मीडिया के जो भाई बैठे हुए हैं जो इन्होंने सारी रात गले फाड़ फाड़ कर मीडिया पे जिता दिया था, वो 180 सीटें उनको पूरी करवा के दें और इस अवाम पर मुसल्लत करें उनको, ताकि पता लगे कि जो पिछले 3.5 साल में नहीं हो सका वो अब भी हो सके। ये ठीक कह रहे हैं, अवाम का इलाज। और जहां तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात है, देखें आप किसी भी ऐसे बंदे के पास चले जाएं जिसको इस मुल्क की वाकई फिक्र है, जिसको ये इंसाफ करने की जरूरत नहीं है कि बुज़दार भी ठीक था, अली अमीन गंडापुर भी ठीक है, इस मुल्क की अवाम ही गलत है, तो वो बताएगा कि इस मुल्क को ठीक कौन कर सकता है और पहले किसने किया। इन मसाइल की जड़ से, इन मसाइलिस्तान से कैसे निकाला जा सकता है। तो अगर नवाज शरीफ को ये अक्सरियत मिलती, सादा अक्सरियत, तो मेरे ख्याल में एक उम्मीद थी, होप थी। अब फिर वही कुछ होगा, कोई गवर्नरशिप मांग रहा होगा, कोई सेनेट का चेयरमैनशिप मांग रहा होगा, एक तलवार लटक रही होगी, किसी भी वक्त 15-20 इधर से इधर कर दिए जाएंगे और ये हुकूमत गिराकर दूसरी बना दी जाएगी। तो अगर ये समझते हैं कि ये ठीक हुआ है तो अब क्या कहा जा सकता है। और दूसरी बात ये जो दूसरी बात ये जो कहा जाता है ना कि सोशल मीडिया पर ये जो जहन साजी है ना, मेरे भाई को पता है कि ये जहन साजी सारी सोशल मीडिया से हुई है। ये कहां से हुई है?
ये जो वोट को जुल्म तो बदला है, जो कहा जी उनको ना इंतखाबात में हिस्सा लेने दिया, ना उनको जलसे करने दिए, ना उनको कैंपेन करने दी। तो ये जो 1 अरब रुपया हर रोज एक दिन का 1 अरब रुपया लगाकर आपके फेसबुक पर पहुंच कर जी मैं इमरान खान हाँ, मेरे बड़ा जुल्म हो गया, मेरे कपड़े पाड़ देने, मैनू पता नहीं किस तरह करके मारे, खुदा दे वास्ते मैनू वोट दो, ये कैसे पहुंचे हैं? ये इसी सोशल मीडिया से पहुंचे हैं। तो हजूर सोशल मीडिया के जरिए ही ज़हन साजी की जाती है, ये सब कुछ सोशल मीडिया के जरिए ही होता है और इसी जरिए से हुआ है। नहीं, लेकिन इसका परवेज फिर ये है ना कि नताइज भी तो फिर इसके अब फेस करने होंगे ना। पीडीएम की 16 माह की हुकूमत और फिर उसके फैसले याद है ना, नजला सारा नून लीग पर ही गिरा था, इस मरतबा भी नजला सारा नून लीग पर ही गिरता नजर आ रहा है। मुझे छोटा सा वक्फा लेने दें, जहां बात कर रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने अपने फवायद लेने के बाद साइड लाइन तो हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ओहदों के ऊपर उनकी नजर है। लेकिन जब पता है कि अगले आने वाले चंद सालों में मुश्किल फैसले करने होंगे तो उन फैसलों का मलबा और वजन सारा का सारा नून लीग के कंधों पर डाला जा रहा है। किस हद तक ज्यादती है, इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ सियासी जमातें पार्लियामेंट में अपोजिशन बेंचेस का तो हिस्सा बनेंगी, लेकिन उनको तमाम तर मराहत और पर्क्स जो हैं वो ज़रूर चाहिए। पीपल्स पार्टी इसमें सर फहरिस्त है, लेकिन उससे पहले एक अहम तरीन नुकता जो सोशल मीडिया के हवाले से था कि बात ये हो रही थी कि आवाम का वोट एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो कैंपेनिंग थी वो बिल्कुल अलग डायरेक्शंस में चल रही होती थी। फरहान, क्योंकि आप इस चीज़ के हवाले से बड़ा डिटेल, आपकी एक अपना भी एनालिसिस है और आप देखते भी हैं, आपको वाकई लगता है कि सोशल मीडिया ने लोगों का जहन बदला? मतलब पीटीआई की पोजीशन क्या थी, उनकी कैंपेनिंग, उनको जलसे नहीं करने दिए जा रहे थे। ये अलग बात है कि बाकी पार्टीज भी अदर देन पीपल्स पार्टी 15 जनवरी के बाद मैदान में उतरी हैं, लेकिन क्या वाकई उससे पीटीआई का जहन बदला उनके वोटर का, या वो साइलेंट वोटर पहले से मौजूद था जिसने वोट डाला? देखिए, मैं इस पे सबसे पहले तो एक चीज़ वाजे करना चाहता हूँ। मती भाई ने भी जैसे बात की कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तहरीक इंसाफ ने अपने लिए खुद खराब किया था। किसी दूसरी पार्टी ने उनको नहीं बोला कि आप 9 मई जैसे वाकयात करें, किसी दूसरी पार्टी ने उनको नहीं था बोला कि आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलीज को डिसॉल्व करें। तो ये उनकी अपनी गलतियां थी जो एक सीरीज ऑफ मिस्टेक्स जाकर इस पॉइंट ऑफ कल्मिनेशन पे पहुंची कि उनको एहतजाज या दीगर चीज़ों की इजाज़त नहीं मिल रही थी। तो अगर वो ये ना करते तो वो सरेआम एहतजाज करते और उनको इसकी मुकम्मल इजाज़त होती। अब अगर आप पुरतशद्दुद एहतजाज करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके गले में फूलों के हार डाले जाएंगे? जहाँ तक आपका सवाल है डिजिटल मीडिया मैनिपुलेशन के ऊपर, देखिए दुनिया भर में इसके ऊपर रिसर्चेज हो रहे हैं। बरतानिया की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल जो है कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला, वो हमारे सामने है। फिर हमें एक ये चीज़ भी जहन में रखनी पड़ेगी कि तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा सोशल मीडिया हेड हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के लिए काम करते रहे हैं और वो FBI के लिए सस्पेक्ट प्रोफाइलिंग का किरदार भी अदा करते रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि इल्ज़ामात नहीं, उन्होंने खुद अपनी CV पर मेंशन की हैं, जो कि इंटरनेट पर सबके लिए अवेलेबल है। एक और जो चीज़ इसमें हमें देखनी पड़ेगी कि इस पूरे इंतखाबी मुहिम में भारत की जो एजेंसियाँ थीं वो पाकिस्तान में गूगल एड्स और यूट्यूब एड्स रन करती रहीं। इस सिलसिले में तलत हुसैन साहब बड़े मरूफ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक वीडियो डाली इलेक्शन डे पे, और जो गूगल एड्स होते हैं, गूगल उसमें आपको बताता है कि ये ऐड किस इदारे की जानिब से चलाई जा रहे हैं। ठीक, तो जिस फर्म का नाम आया उस फर्म का नाम था ब्रांडिंग एरिया। ये ब्रांडिंग एरिया नाम की फर्म भारत में बेंगलुरु से ऑपरेट हो रही थी। अगर कोई सबूत लेना चाहें तो मैं सबूत फराहम करने को भी आपको तैयार हूं। वो फंडिंग बेसिकली बैकएंड पे वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो बेसिकली ये कि तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले के लिए बहुत सी गैर मुल्की फर्म्स का इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया में देखें, आप अमेरिका के इंतखाबात देख लें, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शंस में रशियन इंटरफेरेंस की बात होती है। पाकिस्तान में गूगल एड्स चला रहे हैं, लेकिन वो जो फर्म्स भर्ती हो रही हैं वो भारत की हो रही हैं। तो अवाम को किसी भी एक महसूस बयानिए के ऊपर लाना निस्बतन बहुत आसान काम है और उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। नहीं, अवाम के जहनों को आप कह रहे हैं कि इस्तेमाल करना कोई मुश्किल बात नहीं, आसान सी बात है। सलमान आबिद साहब, सर एक तो ये कि अवाम हर 5 साल बाद जहन बदल देते हैं, लेकिन उसके बावजूद नताइज वहीं के वहीं होते हैं। दूसरा सर, अगर मैं पार्लियामेंट पे थोड़ा सा आपसे टेक्निकली पूछना चाहूंगी कि इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है, पीटीआई ने ये तो क्लियर कर दिया है कि वो अपोजिशन बेंचेस में बैठना चाहते हैं, लेकिन आज उनको वही JUI फे याद आ गई है। तो आप इस वक्त पार्लियामेंट की हैयत क्या बनते हुए देख रहे हैं आने वाले हफ्तों में? देखिए, एक तो मेरी गुजारिश ये है कि हम ये जो पीटीआई की जीत है ना, इसमें से साजिशी थ्योरियां निकालना बंद कर दें और ये कहें कि जी भारत की फंडिंग है, अमेरिका की फंडिंग है। सारी सियासी जमातें जिस तरह से ऑपरेट होती हैं हमें पता है। अब जो भी मतुल्ला ने बात की है ना कि एक पीपल्स का मैंडेट आया है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, अब आपको कबूल करना है। वरना तो देखिए ना, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं कि कौन किसका मीडिया सेल चलाता था और किस तरीके से चलाता था, क्या प्रोपेगेंडा करता था। अभी आपने कहा ना कि लोगों का जहन बदलना आसान होता है। 15 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हमने कोई जहन नहीं बदला। और 10 साल पीटीआई की हुकूमत रही केपीके में, 10 साल शहबाज शरीफ की रही। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमें एक रियलिटी को भी तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल परवेज, आपका पॉइंट आ गया। सुन ले सर। मैं कह रहा हूँ कि पहले ये तस्लीम करें कि भाई उनका वोट बैंक है,
उनके वोटर हैं, उन्होंने वोट डाला है, मुश्किल हालात में डाला है, अब उसको ओन करना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि जो बात आपने पूछी है, देखिए अब हो क्या रहा है, अब ये हो रहा है कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान भी एक नरम गोशा इख्तियार कर रहे हैं पीटीआई के बारे में, पीटीआई वाले उनके बारे में इख्तियार कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है, नहीं दो वजूहात है ना। एक वजह तो यह है कि इक्तदार की पॉलिटिक्स है, अगर कहीं इक्तदार की पॉलिटिक्स की तकसीम के अंदर किसी का कोई हिस्सा बनता है तो वो ये हिस्सा लेने की कोशिश करेगा। और दूसरी बात यह है कि उन जमातों ने इलेक्शन के इशू को रिगिंग इशू बना दिया है। अब मौलाना फजलुर रहमान भी बात कर रहे हैं, एएनपी भी बात कर रही है, अचकजई भी बात कर रहे हैं, अख्तर मेंगल भी बात कर रहे हैं, जमात इस्लामी भी बात कर रही है, पीटीआई भी बात कर रही है। अब ये सारी जमातें कह रही है ना कि इलेक्शन की रिग का। मैं एक सवाल सिर्फ आपसे एक छोटा सा करना चाहता हूं, छोड़ें पीटीआई क्या कहती है, पीएमएलएन क्या कहती है, बाकी जमातें क्या कहती है, आप जरा हमें यह बता दें कि रात 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक वो जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्यों नहीं फंक्शनिंग कर सका, वो क्यों नहीं नताइज दे सका, उसके डिले की वजह तो ये सारा भाम पैदा हुआ है जो यहाँ पे आज नजर आ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर भी कुछ रोना पड़ेगा कि किस तरीके से उन्होंने ये सारे डाउट्स क्रिएट किए हैं इलेक्शन के नताइज के तनाजुर में, जो आज सब पूरी कौम को भुगतने पड़ रहे हैं और उसी से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि इस वक्त गवर्नमेंट किसी की भी बन जाए, जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो मुश्किल सूरत हाल से दो चार रहेगी। इतना आसान काम नहीं है इस हुकूमत को चलाना, जो भी इसको चलाना चाहता है वो जरूर चलाए। और शहबाज शरीफ साहब ने तो बहुत ज्यादा फर्माबरदारी का मुजाहरा किया है, तो अब ये बोझ भी उनको उठाना पड़ेगा इस हुकूमत को चलाने। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम सब सुन रहे हैं लेकिन सिर्फ मती साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात के ऊपर। मती साहब वजह क्या है, आपको या तो ज्यादा समझ आ रहा है? जी 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 जी, अच्छा मैं हाँ क्विकली आप परवेज कह रहे हैं। जी जी, 2018 में अगर पीएमएलएन की आवाज सुन ली जाती, आरटीएस तो आज ये दिखाया ना गया होता, था, तो आज ये सारा ना होता। सर आज उससे ये सारे पहले मैग्नेटिक कंप्लेंट ना कर यूनिटी रहे होते। 2013 में हर इलेक्शन में हम कोई नई चीज लेके आते हैं। सही, बिल्कुल ठीक है, एग्री। ठीक है मैं मती साहब की तरफ, फरहान मैं क्विकली आपकी तरफ आती हूँ। मती साहब सर फरमाएं कि आखिर कुछ हो क्या रहा है? ये पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ साहब की नॉमिनेशन के बाद वैसे ही एक मायूसी की फिजा नून लीग में नजर आ रही है, तो जो भी नताइज है ठीक है एक्सेप्ट कर लेते हैं, मिट्टी डाल देते हैं और आगे चलते हैं। ये सिंपल फॉर्मूला फिर क्यों नहीं अप्लाई कर लेते जो सारी जिंदगी हम करते रहे पाकिस्तानियों के तौर पे? देखें, अवाम तो अपने इम्तिहान में पास हो गए, ठीक है, उन्होंने वोट डाल दिया। अब उनको नहीं पता कि उनके वोट से दोताई बनेगी, हंग बनेगी या अक़लियती गवर्नमेंट बनेगी, ये अवाम का काम नहीं है। अब लीडरों की सलाहियतों का इम्तिहान है, लीडरों की सियासी इक़दार का इम्तिहान है, वैल्यूज़ का इम्तिहान है। तो अगर इन वैल्यूज़ की तरफ देखा जाए तो 2018 के इंतखाबात की अभी बात हुई तो नून लीग ने कौन सी आवाज़ उठाई 2018 के बाद? नून लीग ने तो कंप्रोमाइज़ की हैं। नून लीग तो पार्लियामेंट में थी जिसमें एक पार्लिमानी कमेटी बनी थी परवेज़ खट्टक की सरबराही में कि ये 2018 की जो रिगिंग है उसकी तहकीकात की जाए। क्यों खामोश हुई? क्या वो पार्लियामेंट, क्या वो हुकूमत नून लीग की शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं आई, उसके बाद पार्लियामेंट नहीं थी, या उससे पहले जो कुछ होता रहा उसमें नून लीग की जो अपोजिशन की जमातें हैं वो आवाज़ नहीं उठा सकती थी, मगर वो खामोशी अख्तियार की गई। और अब 2024 में जब नून लीग को मौका मिला इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के इक़्तिदार में आने का, तो नून लीग ने भरपूर फ़ायदा उठाया। तो अब नून लीग को जो है वो गैर आइनी इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। अब जनरल बाजवा, जनरल फैज़ जो हैं वो नून लीग को बुरे नहीं लगते, क्योंकि उन्होंने देखा कि 2024 में जो कुछ हुआ है 2018 में भी जनरल बाजवा, जनरल फैज़ ने कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं कर दिया होगा। तो बात यह है कि हमें इस बात की तरफ नहीं जाना चाहिए कि अवाम ने अक्सरियत नहीं दी। अब इम्तिहान है सियासी लीडरशिप का। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन का मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको वाक़या सुनाना चाहता हूँ। जब ये नताइज आ रहे थे, रात का टाइम था 8 फरवरी और 9 फरवरी की रात का, तो मैंने एक दो इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान से एक बात पूछी। मैंने कहा ये बताएं कि फार्म 45 जो पोलिंग स्टेशनों का फार्म होता है वो जब रिटर्निंग अफसर को जब भेज दिया जाता है तो रिटर्निंग अफसर फार्म 47 निकाल लेता है। तो क्या रिटर्निंग अफसर फार्म 47 जो है वो ज़ुबानी उंगलियों पे गिनती करके बनाता है, या वो कोई चार्ट तो बनाता होगा ना कि इस हल्के के इस पोलिंग स्टेशन के ये तादाद है इस उम्मीदवार की। तो वो जो फार्म 47 निकालने से पहले जो चार्ट बनाता है हर उम्मीदवार ने किस पोलिंग स्टेशन से कितने वोट लिए, तो वो चार्ट जो है फार्म 47 के साथ ही क्यों नहीं जारी कर दिया जाता? इसका कोई जवाब नहीं था। वो कहते हैं रूल्स में भी नहीं है, और वो जो किताब है, जो डायरी होती है, गाइड बुक, उसके अंदर भी कोई ऐसा फॉर्म नहीं बना हुआ कि हर उम्मीदवार का हर पोलिंग स्टेशन वाइज उसकी वोटों की तादाद जो है वो फार्म 47 के साथ ही जारी कर दी जाए, ताकि ये बाद में इल्ज़ाम न लगे कि फार्म 45 पे कुछ था और फार्म 47 में रिटर्निंग अफसर ने उसको तब्दील कर दिया है। तो इसका कोई जवाब नहीं था और वो सारे इस जवाब देने से इज्तनाब कर रहे थे। और एक ने ये ज़रूर कहा कि अगर ऐसा हो गया
तो फिर नतायज कैसे बदले जाएंगे? सर, अब बस मुझे इसके ये बाद बताएं कि डिबेट इतनी खत्म हो मामूली सी जाती एक है। बात है। ठीक, अच्छा, और मैं वो क्विकली उसको- सर मैं लास्ट राउंड की तरफ आती हूँ। फरहान, एक तो ये कि 2018 में खुद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुनासबत से ये देखते रहे, मैंने 2013 में मैग्नेटिक इंक का हवाला दिया, आरटीएस मशहूर ज़माना मिसाल है किस तरह इलेक्शन मैनिपुलेट किया गया। अब आपको लगता है कि ये जो मैनुअल सिस्टम था, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, अब मैनुअल में उन्होंने कहा जी हमने कंप्यूटर का सिस्टम ही इसमें नहीं रखा ताकि हमें डिले ना हो, लेकिन उसके बावजूद घंटों का डिले, मतलब पूरे पूरे दिन के बाद नताइज आना, तो आपने सवालिया निशान तो खुद ही इलेक्शन के ऊपर खड़ा कर दिया। जी देखें, इस पर हमें बिल्कुल मती भाई के सवालात जायज़ हैं। मैं उनकी फॉर्म 47 वाली राय के ऊपर भी बिल्कुल उनसे मुतफिक हूँ, मुझे इस पर कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि तहरीक इंसाफ ने बहुत अरसे से ये प्लानिंग, एक मीडिया के ऊपर भी बाज़गश जारी थी कि एक और 9 मई का वाक़या हो सकता है, तो सिक्योरिटी थ्रेट्स बहरहाल अपनी जगह मौजूद थे। तो अभी भी कर रहे हैं देखें, आप अभी भी अगर आप देखें तो इलेक्शंस के फ़ौरन बाद जिस तरीके से आरओ ऑफिस के ऊपर मुल्क में मुख्तलिफ शहरों इलाकों में दावा बोला गया, तो मेरे नज़दीक जो मोबाइल सर्विस बंद करने का उस वक्त एक बुनियादी मकसद था वो ये था कि काउंटिंग के दौरान कोई इस किस्म की इंटरफेरेंस ना हो सके कि काउंटिंग के अमल को मुतनाज़ा बनाया जा सके। और फिर मोबाइल सर्विस बंद होने की वजह से ऑब्वियसली चूंकि वो रिजल्ट पहुंचने में देर लगनी थी, तो हमारे सामने ये एक देर आई, लेकिन ये जो देर है वो सिर्फ इन इंतखाबात में नहीं आई। अगर हम 2018 के भी इंतखाबात देखें तो उनमें भी मुकम्मल रिजल्ट्स कंपाइल करने में उनको वक्त लग गया था, और कम से कम 2 दिन। पता है ना कि उसमें क्यों वक्त लग रहा दोनों है। एक जैसे उसमें हुए, 2 दिन दोनों एक ही जैसे हुए इंतखाबात। वो सर, वो तो इंतजामिया ने फरहान ठीक मैं कह रहे हैं। एक चीज अलबत्ता मैं आपको बताता हूं, जो सलमान आबिद साहब ने सिंध की मिसाल दी कि सिंध में पीपल्स पार्टी को क्यों वोट मिलते हैं। देखिए, सिंध में, इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां पर अगर आप इंटरनेट एक्सेस देखें और ये फैसिलिटीज देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि वहां पर इस तरीके से मैनिपुलेशन नहीं की जा सकती। तो जब वहां पर आएगा आपको वहां की वोटिंग ट्रेंड्स चेंज होते हुए बहुत ज्यादा नजर आएंगे। और एक और चीज के जो अवामी मैंडेट की ये बात कर रहे हैं, सारी अवाम जानती है कि पीडीएम हुकूमत एक जानिब थी और इमरान खान दूसरी जानिब थे। तो अभी अगर हम अवामी मैंडेट से भी देखें तो पीडीएम की जो जमातें हैं उनको 2/3 मेजॉरिटी बहरहाल फिर भी हासिल हुई है, और हमें अवामी मैंडेट का एहतराम लेकिन करना सर वो चाहिए। कलेक्टिव एक गुलदस्ता बन गया है ना, मतलब सबकी खिचड़ी पक गई है, उसके बाद वो बनेगी और फिर हमें पिछले 16 माह याद है। अच्छा, क्विकली लास्ट फ्यू मिनट्स से परवेज साहब, सर अब ये बताएगा कि शहबाज शरीफ साहब का नाम आने के बाद एज अ प्राइम मिनिस्टर, ये अब कॉन्स्पिरेसीज बहुत होती है पाकिस्तान में, ये कॉन्स्पिरेसी आ गई है कि जी नून लीग बड़ी मायूस हो गई है कि अब वो आएंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उनकी एक हिस्ट्री रही है। आपको क्या लगता है कि क्या मरियम साहिबा को पंजाब में और प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से शहबाज शरीफ साहब को विफाक में रखने से चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जा सकती हैं? चंद माह में नहीं, लेकिन चंद सालों में, अगर तो मिल गए इस हुकूमत को। की तरफ जाएंगे। सिर्फ शहबाज साहब ने कहा था ना एक दफा कि हमारी बेशक आप लोग वो वाली मदद ना करें जो कि इमरान खान साहब की कर रहे थे, सिर्फ हमें काम करने दें तो इंशाअल्लाह ताला आपको रिजल्ट देंगे। असल में ये जो बताया जा रहा है ना कि शहबाज साहब की आने की वजह से मायूसी है, ये मायूसी नहीं है। हमारे बचपन में, क्योंकि हम लोग लाहौर के नजदीक रहते हैं, तो इंडिया के चैनल जो थे वो हमारे टीवियों पे आ जाते थे, तो हम लोग इंतजार किया करते थे कि आज एक फिल्म लगनी है हिंदुस्तान की, एक या चित्रहार लगना है। लेकिन होता क्या था कि उस वक्त वो अपनी खबरें लगा देते थे, तो हमें जरा थोड़ी सी मायूसी फैल जाती थी। हमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंतजार था और उनसे लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो शहबाज साहब के आने से वो थोड़ा सा वो हुआ है, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि वो किसी बिल्कुल भी जगह पे ये माइनस हो कहा गए। जाए कि हाँ नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, सर मदद बिल्कुल साहब भी कह रहे हैं नहीं। थोड़ा तो सा इसलिए वो क्या हुआ है वो कि अगर आप थोड़ी सी वो तशरीह करते हैं। देखें, अगर आप फर्ज किया कि देखें हमें पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया पे या ग्राउंड पर वर्कर है ना, उनको मोहब्बत है नवाज शरीफ से, चाहत है। इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ, शायद मती साहब ना माने कि मियां मोहम्मद नवाज साहब अपनी तकरीर शुरू नहीं कर देते किसी भी जलसे में जब तक वो लोगों को आई लव यू टू ना कह ले। तो ये मोहब्बत है लोगों की। तो जब मियां नवाज साहब का नाम नहीं आया तो वो लोग थोड़े से मायूस हुए कि हम लोग मियां साहब का वेट कर रहे थे, मियां साहब आएंगे तो ये सब कुछ बेसिकली ठीक नून करेंगे। लीग की असल पहचान तो मियां साहब ही है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ठीक है, अल्टीमेट जो चॉइस थी, और फिर जाहिर सी बात है ये खबरें रही हैं और कि ये फैसला भी नवाज शरीफ साहब का है, और मेरे समेत तमाम लोगों को ये फैसला मानना चाहिए कि जो कायद ने फैसला किया वो सर माथे पे आंखों पे अपनी। थोड़ा सा इसमें अच्छा, आप सब क्विकली कमेंट ले, मुसलमान आबिद साहब की तरफ मैं जाना। जरूर कहूँगा, देखिए मायूसी जो है ना, मुझे भी बतौर सहाफ़ी हुई है कि नताइज से एक इलेक्शन शख्स जिसने इश्तिहार दिया था कि मैं वज़ीर आज़म बन रहा हूँ, और शायद नून लीग के सपोर्टर ज़्यादातर निकले भी नवाज शरीफ की वजह से थे, वो शख्स कहते हैं कि मैं जो हूँ अक्सरियत ना मिली तो मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँगा। यानी जो गंदा धंधा शहबाज शरीफ कर सकते हैं वो मैं नहीं करूँगा। तो अगर आप अपने लिए ये हुकूमत नहीं तसव्वुर कर रहे तो अपने मुसलमान भाई के लिए कैसे तसव्वुर कर रहे हैं कि वो गलत काम जो आप कहते नहीं कर सकते वो शहबाज शरीफ कर लेंगे गलत काम। इसमें नवाज शरीफ साहब को अपनी कायदाना सलाहियत साबित करनी चाहिए थी, उनको खुद सामने आना चाहिए था।
कुछ थोड़ी सी तब्दीली लाते। अब अवाम को तो नहीं पता था कि उनके वोट के नतीजे में PDM 2 आ जाएगी, वरना वो कभी वोट के लिए ना निकलते। और मैं समझता हूँ ये एक धोखा भी हुआ है अवाम के साथ, जो नवाज शरीफ एकदम पीछे हट गए हैं। और ये धोखा जिसने किया है वो नवाज शरीफ के साथ भी किया है, और शायद बहुत सारी मालूमात और बहुत सारे इंकशाफात अब कुछ अरसे बाद ही होंगे कि वो वापस कैसे आए थे और किन शराइत के तहत आए थे, और उनके साथ इलेक्शन में एस्टैब्लिशमेंट ने क्या हाथ किया। परवेज, आप इस पे कोई क्विकली टेक अपना देना चाह रहे हैं, वरना मैं सलमान साहब की तरफ जाऊं? नहीं बिल्कुल, मैं मती भाई से कोई इतना ज्यादा इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। ये पहले ही वो कह चुके थे, एक दिन पहले वो कह चुके थे, अगर उनका इसको लेकर चलना है कि शहबाज साहब का जो एक्सपीरियंस है पिछला रहा है तमाम जमातों के साथ मिलकर चलने का, अगर अक्सरियत ना मिली तो शहबाज साहब इसको लेके कंटिन्यू करेंगे, एक दिन पहले उन्होंने कहा था। और अगर सादा अक्सरियत मिली तो फिर नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो आपकी नवाज शरीफ आएंगे। बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन जो अभी फिर ये कंधों अपने पे बोझ उठाने के लिए तैयार है, उसके मुताबिक ये बुरा एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अगर परवेज, मैं वापस वक्त क्योंकि खत्म हो रहा है, सलमान आबिद साहब, सर देखें, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, कुछ रियलिटी बेस्ड बात होनी चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे तरीके से चले 16 माह की गवर्नमेंट में, और उन्होंने डिलीवर करने की कोशिश की, हालांकि चैलेंजेस सबको पता थे। मियां साहब के हवाले से एक ये मौजूद था कि कभी ना कभी एस्टैब्लिशमेंट से उनकी कुछ ना कुछ तलखी होती है। तो इस वक्त आपके ख्याल में ज्यादा बेहतर फैसला यही था कि शहबाज शरीफ साहब को आगे किया जाए, क्योंकि जो इस वक्त मसाइल हैं वो आपसी सियासत में उलझने के तो नहीं है, मुल्की मसाइल हैं। तो आपके ख्याल में नून लीग ने ये एक सेन डिसीजन लिया है? देखिए, नून लीग के पास ऑप्शन क्या था? अगर नवाज शरीफ साहब ने नहीं आना था तो उनके पास दूसरा ऑप्शन तो शहबाज शरीफ ही था, जो रिकंसिलेशन के बारे में बड़ा हुनर रखते हैं, और उनके बकौल इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामलात बहुत अच्छे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना उनको आता है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो बड़े ओबीडियंट भी रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की सियासत का डायलेमा रहा है। आप जुल्फिकार अली भुट्टो को देखें, बेनजीर भुट्टो को देखें, नवाज शरीफ साहब को देखें, इमरान खान को देखें, उनके सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की जो खराबियां उनको देखें, तो एक पॉपुलर लीडर, एक स्ट्रॉन्ग लीडर तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की कभी जरूरत नहीं रहा है। तो इसलिए इस वक्त चॉइस तो फिर इस मैंडेट के अंदर रहते हुए शहबाज शरीफ साहब ही थे। अब सवाल यह है कि शहबाज शरीफ साहब उसको किस तरह से लीड करते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि वो इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में PMLN के साथ नहीं खड़ी होगी, वो अच्छा के साथ है, और जहां मुश्किल आएगी वहां पीपल्स पार्टी अपना रास्ता बाहर निकालेगी। और मौलाना फजलुर रहमान भी अपने तेवर दिखा रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा मुश्किल सूरत हाल होगी शहबाज शरीफ साहब के लिए। और इस पूरी नई हुकूमत के अंदर रहते हुए वो इस तरह से परफॉर्म करें जिससे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। ये इतना आसान काम नहीं है। अच्छा, एक लाइन में सिर्फ कहूंगा कि जो 25 करोड़ आवाम है, या 12 करोड़ लोग हैं, या 6 करोड़ लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है, वो वोट जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के लिए नहीं देते, वो वोट जो है एक वज़ीर आज़म को देते हैं, पार्टी को देते हैं कि आइन के मुताबिक खुद फैसले करें, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात जायज़ या नाजायज़ बनाने पे अपना टाइम ज़ाया ना करें। फरहान, लास्ट कमेंट आपका। जी। और उन्होंने वो जो 6 करोड़ लोगों ने आपसे लेती हूं लास्ट लाइन। वो जो 6 करोड़ लोगों ने वोट दिया है उसमें उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी से PDM को मैंडेट दिया है, तो हमें उसके एहतराम कहां से आ गई? आप नून लीग कहना, नून लीग के साथ भी तो हो सकता है हाथ हो गया हो ना। देखिए, PDM जमातों को मैंडेट तो मिला ना, आप इससे इनकार तो नहीं कर सकते। अब ये तो वोटर ही तो है। मैं आपके सपोर्ट में हूं कि हो सकता है नून लीग के साथ भी हाथ हो गया हो। जी परवेज, आप कोई लास्ट कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं? फरहान से आप लोग इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो बात ठीक कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो साबित हो गई है कि सिर्फ उनको तंग करते हैं भाई हमारे। जी सिवाय शहबाज शरीफ के और PMLN के लिए कोई भी ऐसी जमात नहीं है जो इस मुश्किल वक्त में ये सारा बोझ अपने कंधों पर उठाए। लेकिन नून लीग तैयार है, शहबाज साहब तैयार है कि इस मुश्किल तरीन वक्त से इस कौम को निकालेंगे, मुल्क को निकालेंगे। सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। मरियम नवाज साहब ने मेरे साथ इंटरव्यू करते हुए एक लाइन बोली थी कि मिसाके जमहूरियत भी हो गया, और शहबाज शरीफ साहब ने मिसाके इमरान खान की तकरीर पर कहा था कि हमें मुइश्त भी करना चाहिए। अभी सबको मिलकर मेरे ख्याल में मरियम नवाज की जो सोच है वो ये है कि मिसाके पाकिस्तान होना चाहिए और खुदारा होना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।